तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक ऐसे अकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। ज्योग्राफी का सेशन है मित्रों, और आज ज्योग्राफी में हम बात करेंगे स्टार और प्लैनेट्स की। तो प्लैनेट्स क्या हैं, स्टार क्या हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में बताएंगे। इसके अलावा बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, उनकी क्या खूबियाँ हैं, जैसे कि लेटा हुआ ग्रह कौन सा है, चपटा ग्रह कौन सा है, पीला ग्रह कौन सा है, हरा ग्रह कौन सा है, पीले तारे जैसा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं तो क्यों कहते हैं, समझ रहे ना। तो मास्टर ऑफ गॉड किसे कहते हैं, तारे जैसा ग्रह कौन सा है। इसके अलावा अगर हम शेप की, आकार की बात करें तो कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है, तो उसके बाद छोटा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। अगर हम सूरज से दूरी की बात करें तो क्या है, पूरा का पूरा जो सोलर सिस्टम है वो क्या है। सोलर सिस्टम, ब्रह्मांड, हमारा ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स, गैलेक्सी और सोलर सिस्टम यानी कि तारामंडल, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये एक ही हैं या बिल्कुल अलग अलग हैं, इनके बारे में हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे। तो आप देखें, रात को ऊपर आसमान में आप चांदनी रात ना हो, अमावस्या की रात हो, अमावस हो और बादल ना हो, ऊपर आसमान में आप चले जाएं। लेकिन आजकल तो दिक्कत ये है ना कि लाइटें खूब हैं, है ना, तो आप आसपास दिखता नहीं है। लेकिन अगर जंगल में चले जाएं, किसी पहाड़ वहाड़ में चले जाएं जहाँ पर रात को लाइटें ना जलें, तो ऊपर आसमान आप देखें। लद्दाख में बना भी है ना कोई नाइट विज़न पार्क ऐसे करके, कुछ नाइट सफारी पार्क ऐसे करके कुछ बना भी है। तारे देखना भी दुर्लभ हो गया, तो देखेंगे आपको बहुत ही तारे आपको दिखाई देंगे। बचपन में लाइट वाइट होती नहीं थी, छतों पे हम लोग लेटते थे, तो रात को वो नज़ारा भी देखने लायक होता था तारों का। तो ऊपर आसमान में न जाने कितने तारे हैं। इसी पर कवियों ने कविताएं भी लिख दी हैं कि तारे गुजरते हुए तारे गिनते हुए सारी रात कट गई, है ना, लेकिन तारे पूरे हुए नहीं। पूछ ले भी देना, आसमान में कितने तारे आसमान में, जितने तुम्हारे सिर पे बाल, गिन लो, है ना, अपने सिर के बाल गिलो और उतने ही निकलेंगे जितने आसमान में तारे हैं, नहीं, ऐसे चुटकुले ही बनते हैं। तो अब ये जो ऊपर आसमान में आपको जो तारे दिखाई दे रहे हैं ना, ये हमारे इस ब्रह्मांड का ही हिस्सा है, यूनिवर्स का हिस्सा है। इसको आम भाषा में, जैसे उर्दू में इसको कहते हैं कायनात, हिंदी में कहते हैं इसको ब्रह्मांड, इंग्लिश में कह देते हैं यूनिवर्स। तो इस कायनात में है क्या क्या, क्या तुम अकेले हो। एक बार डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जी का मैं पढ़ रहा था ना, नहीं पढ़ नहीं रहा, सुन रहा था कि भाई देखो, ये हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा जो ब्रह्मांड है, इसमें बहुत सारी गैलेक्सी हैं, बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं। इन गैलेक्सी में बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं। जैसे हमारा सोलर सिस्टम है ना, उसमें बहुत सारे सोलर सिस्टम, उसी सोलर सिस्टम में से हमारा सोलर सिस्टम है, उसमें बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। उन्हीं प्लैनेट्स में से हमारा एक प्लैनेट है धरती। इस धरती पर बहुत सारे देश हैं, उसमें से एक देश हमारा भी है। इस देश में बहुत सारे लोग हैं, उनमें से एक आप भी हो। तो कहने का मतलब उनका क्या है कि क्यों इतरा रहे हो अपने वजूद पे ना, आपका वजूद कुछ भी नहीं है। कभी ऐसा लगता है ना कि दुनिया मुझसे चल रही है ना, दुनिया मेरी वजह से चल रही है, मुझसे चल रही है ना। यहाँ पर आप एक कोई सीख खड़ी कर दो और सीख कहें भाई ये तो लेंटर मुझ पर ही टका हुआ है, तो ऐसा नहीं है ना। तो हम लोग कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि सृष्टि का एक हिस्सा है। हाँ, इसके लिए एक शब्द और भी आया था, सृष्टि, है ना, सृष्टि, ब्रह्मांड, कायनात, यूनिवर्स। तो अब ये जो यूनिवर्स है ना, आमतौर पर आप कहोगे साहब इसमें बहुत सारे तारे, हाँ बिल्कुल सही बात है, इसमें बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारे प्लैनेट यानी ग्रह हैं। कुछ ऐसे ग्रह हैं जो आप जानते हो, वो हमारे सोलर सिस्टम के, और असंख्य ग्रह हैं जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। वहाँ पर हो सकता है जीवन है या नहीं है। हम जानते हैं अपने प्लैनेट के बारे में कि यहाँ पर जीवन है, और अपने आसपास हमने जहाँ तक हम छान सकते थे, हमने छान लिया है कि हमारे आसपास कहीं जीवन है नहीं, लेकिन जीवन की तलाश जारी है, कहीं जीवन हो सकता है। तो बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारे ग्रह हैं। इसके अलावा बहुत सारे एस्ट्रॉइड, जिन्हें आप क्षुद्र ग्रह कहते हैं, वो हैं। बहुत सारे कॉमेट्स हैं, बहुत सारी उल्काएँ हैं। उन सब से मिलके बना है ये हमारा यूनिवर्स, ये हमारा ब्रह्मांड, ये हमारी कायनात, उन सब से मिलके बना है। ठीक, अब बात ये आती है कि ब्रह्मांड या ये कायनात, ये यूनिवर्स बना कैसे, है ना। तो इसके लिए जो लोग आध्यात्म हैं वो कहते हैं भाई ईश्वर ने बनाया। हाँ भाई, ईश्वर ने बनाया, इसमें कोई दो राय नहीं, ईश्वर ने बनाया। अब भूगोलवेत्ता या वैज्ञानिक क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि सारा का सारा जो ब्रह्मांड था, सभी लोग जानते हो आप लोग ना, बिग बैंग जो थ्योरी है कि जितना भी सारा का सारा ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिख रहा है आपको, वो जो नहीं दिखाई दे रहा वो भी, तारे, ग्रह, जो कुछ भी आपको दिखा रहा है, पेड़ पौधे, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो तो है ही, जो नहीं दिखाई दे रहा वो भी, ये सब कुछ एक मटर के दाने के आकार, मटर के दाने देखे ना, तंदुरुस्त मटर का दाना लगभग इतना मोटा होगा, है ना, इस शेप में ये आपस में सिमटे हुए थे। पूरी की पूरी कायनात जो थी इस शेप में आपस में सिमटी हुई थी। अब बताओ, अब इस पूरी कायनात को आप जरा इस डस्टर को ही जरा इसको मोड़ के दिखा देना, तो अगर ये मुड़ जाए तो नहीं मुड़ेगा ना, हमसे नहीं मुड़ेगा ना। लेकिन जो भी वजह रही हो कि इस कायनात में जो कुछ भी था उसके अंदर ऐसा ग्रेविटेशन आया कि वो सब एक दूसरे की तरफ को आने लगे।
गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होने, उनके अंदर आपस में इतना आकर्षण होने लगा कि वो एक दूसरे की तरफ को आने लगे, एक दूसरे की तरफ को खींचने लगे और धीरे 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 इस आकार में सिमट गए, मटर के दाने के आकार में, एक अंटे के आकार में। कंचे खेलते हैं ना, कहीं उसको कंचे कहते हैं, कहीं अंटे कहते हैं, अंटे के आकार में सिकुड़ गए। अब जब इस सारी कायनात को आप इस आकार में सिकोड़ दोगे तो उसके अंदर ग्रेविटेशन कितना होगा, उसके अंदर डेंसिटी यानी घनत्व कितना होगा, उस ग्रेविटेशन और डेंसिटी की वजह से उसके अंदर टेम्परेचर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इन्फानाइट कहा उसने, अनंत। अनंत वही है जिसे मापा या तोला ना जा सके। तो उसके अंदर गर्मी, घनत्व, घनत्व का मतलब समझते हो, खिंचाव, घनत्व का मतलब खिंचाव, तनाव, गुरुत्व, इसके अंदर इतना ज़्यादा हो गया कि लास्ट में वो उसको सह ना पाया, उसे ब्लास्ट हो गया। क्या हो गया उसमें, ब्लास्ट, है ना। कभी प्रेशर कुकर फटते हुए देखा है, गैस सिलेंडर फटते हुए देखा है, बम फटते हुए देखा है? हमने देखा बम फटते हुए गदरपुर में, एक बार बम फटा, गदरपुर में बम फटा था भाई, है ना, बाज़ार में। तो उस समय दौर था एक आतंक का, गदरपुर में ब्लास्ट हो गया, गदरपुर जैसी छोटी जगह में ब्लास्ट हुआ था, काशीपुर हल्द्वानी सिनेमा हॉल में विस्फोट हो गया था, समझ रहे। तो खैर देखा कभी ब्लास्ट हो तो, फिल्मों में तो देखा होगा, है ना, फिल्मों में देखा होगा ब्लास्ट, तो ऐसे सारा फर्नीचर इधर को भागता है ना इधर को, है ना। तो ब्लास्ट हुआ, बहुत भयंकर ब्लास्ट हुआ, और जरा अपनी पलक झपकाओ तो, पलक झपकाओ, वैसे करके पलक झपका दो, ऐसी कितनी देर लगी पलक झपकाने में, कुछ तो देर लगी, जो भी लगी, है ना। आपने पलक झपकाई ना, कहते हैं कि इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है उसका 99% इतनी देर में बन गया जितनी देर में आप पलक झपकाते हो। तो जब इस पूरे के पूरे यूनिवर्स का एक मटर के दाने के आकार में खींचना संभव है, तो बात भी सही है कि जितनी देर में आपने पलक झपकाई है उतनी देर में ये ब्रह्मांड इतना फैल गया, जितना का आज फैला हुआ उसका 99% क्षण भर भी नहीं कह सकते आप, पलक झपकते हैं ना, पलक झपकते ही उतना फैल गया। अब उसके अंदर जो भी चट्टानें थीं, धूल, मिट्टी, गैस, पानी, सब इधर से उधर भागने लगा, सब इधर से उधर भागने लगा, धीरे 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 धीरे। अब होता क्या है इमरान जी, हाँ आपकी तबीयत ठीक है, हैं, आराम कर लो, अच्छा क्या। अब होता क्या है, जैसे कि बेटा आप लोगों ने गुड़ बनते हुए देखा, गुड़ बनते हुए देखा किसी ने, नहीं देखा, ओहो, गुड़ बनते हुए देखा। अच्छा मैं और क्या एग्जांपल दूं तुम्हें गुड़ बनने का। अच्छा हलवा बनाया तुमने कढ़ाई में, हलवा, हलवा, सूजी का हलवा बनाया कढ़ाई में, और ठीक है, नींद आ रही है, तबीयत खराब है, अरे तो लेट जाओ, आराम करो। ये बात सुनो, ये है ना यहीं पे, ये कम, ये ले लो, ब्लैंकेट कहते हैं, कंबल कहते हैं, क्या कहते हैं। तो कहाँ ब्रह्मांड कितनी देर में बन गया, पलक झपकते ही। हमारे सौर मंडल का, हमारे यूनिवर्स का जो हिस्सा है उसका 99% पलक झपकते ही बन गया। खैर अब मैं आपको ये बता रहा था कि हाँ हलवे पे थे ना, हलवे पे है ना, हाँ तो हलवा तो बनाया ही होगा ना, सूजी का हलवा, तो उसको जब आप घोलते हो तो काफ़ी दूर दूर रहता है ना। अच्छा जब धीरे धीरे ठंडा होता है तो आपस में सिमटते जाते हैं ना, वो पीस जैसे बन जाते, नहीं बन जाते, बन जाते हैं ना, है ना। अच्छा अगर किसी ने गुड़ बनता हुआ देखा हो, चाशनी में गुड़ बनता हुआ अगर देखा हो, आपने देखा ही होगा, तो उसका जो माल है पूरा अलग अलग रहता है ना, फैला सा रहता है, और जब ठंडा हो जाता है तो आप उसको अलग अलग पीस में बना सकते हैं। उसके अलग से गुड़, जो गुड़ इंडस्ट्री से जानते हैं ना वो जानते हैं, उसको गुटकिए भी कहते हैं छोटे छोटे, और भेली भी कहते हैं, है ना। तो अलग अलग पीस बन जाते हैं, ठंडे होकर के वो इकट्ठे हो जाते हैं, ठंडे होते हैं तो आपस में चिपक जाते हैं। उसी तरह से बिग बैंग, ये जो ब्लास्ट हुआ इस दाने में, मटर के दाने में जो ब्लास्ट हुआ, सारा का सारा उसके अंदर का जो मटेरियल था वो चारों तरफ को फेंका, चारों तरफ को निकला, है ना, चारों तरफ को निकला। आप कहते हैं ना बिजली सी गति से, तो बिजली से भी ज़्यादा तेज़ गति से वो निकला, लेकिन धीरे धीरे वो ठंडा होने लगा। आप ऐसे समझो ना जैसे प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर के अंदर कितनी गर्मी है, लेकिन अचानक आप उसका ढक्कन खोल दो तो बहुत गर्मी से महसूस होगी ना, लेकिन धीरे धीरे मटेरियल वो उसके अंदर का ठंडा हो जाएगा, है ना। लोहे को आप कितने गर्म कर लो, रेड हॉट पे ले जाओ, लेकिन धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। तो उसी तरह से उसके अंदर का जो मटेरियल था, चूंकि उसमें एक्सपेंशन हो रहा था, यानी प्रसार हो रहा था, फैल रहा था चारों तरफ को, तो धीरे धीरे वो ठंडा हो गया। अब जब वो ठंडा होने लगा ना, तो ठंडा होने के बाद अब मटेरियल जो कुछ भी था आसपास एक दूसरे को खींचने लगा, जिसे फिजिक्स की भाषा में हम लोग कहते हैं, विज्ञान की भाषा में गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं ना, ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल। ये मलबा जो था, जो गैसीय स्थिति में था, पिघली चट्टानों की स्थिति में था, ठंडा होने लगा और एक दूसरे को अपनी ओर खींचने लगा। तो जगह जगह पर मलबा एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगा और वहाँ अलग अलग शेप ले ली। कुछ मलबा ऐसे इकट्ठा हो गया बिल्कुल गोल शेप में,
कुछ रेक्टेंगुलर शेप में, तो कुछ स्क्वायर शेप में, तो कुछ अनियमित शेप में, इरेगुलर, है ना, इधर को जा रहा है, इधर को जा रहा है, इधर को जा रहा, बहुत सारा मलबा जो है राउंड राउंड शेप में इकट्ठा हो गया। अच्छा, राउंड क्यों हुआ? ग्रेविटेशन की वजह से। ग्रेविटेशन की वजह से आपको पता ही है पानी की जो बूंदें होती हैं ग्रेविटेशन की वजह से गोल हो जाती हैं। क्यों गोल हो जाती हैं, है ना, या ससंजक बल की वजह से गोल हो जाती हैं, क्योंकि वो कम से कम आकार घेरना चाहती हैं। तो इसीलिए जो मलबा धीरे धीरे ठंडा हुआ ना, ये भी गोल सा हो गया। तो ऊपर आसमान में बहुत सारे प्लेनेट बन गए, बहुत सारे तारे बन गए। अब ये धीरे 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 लगातार ठंडे होने लगा, लगातार ठंडे होने लगे। अब होता क्या है कि कोई एक तारा है, वो अपनी गैलेक्सी की फोकस के चारों ओर घूम रहा है, तो उस तारे ने अपने आसपास की किसी चट्टान को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इतना आकर्षित किया कि वो जो चट्टान थी वो तारे में जाके समा गई। या फिर ऐसा हुआ कि जो तारे ने अपने आसपास की चट्टान पर जो फोर्स लगाया था खींचने के लिए, वो इतना ना था, वो फोर्स इतना ना था या ग्रेविटेशन इतना ना था कि तारे में वो समा जाए, लेकिन इतना कम भी ना था कि वो तारे से दूर चला जाए। तो हुआ क्या कि वो चट्टान एक तारे के चारों ओर घूमने लगी। उसी तरह से हमारा सूरज है। हमारा जो सूरज है ना, इसने अपने आसपास के बहुत से तारों को, चट्टानों को तो निगल लिया। निगलने का मतलब क्या है, अपनी ओर खींच लिया। वो सूरज में गिरे, उसी में जाकर के भस्म हो गए। आपको ये कहे कि भाई सूरज में चट्टानें कहाँ से आ गई, सूरज के कोर में चट्टानें कहाँ से आ गई? यहीं से तो आ गई भाई। सूरज में ग्रेविटेशन है, उसके आसपास की जो चट्टानें थी उसने उसको खींच लिया, जो छोटी छोटी चट्टानें थी वो खींच ली। अब वो वहाँ पर कोर में चली गई, पिघली अवस्था में चली गई। टेम्परेचर वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब जैसे हमारे 8-9 ग्रह हैं, कितने ग्रह हैं हमारे यूनिवर्स में? 7, 8, 9, 8 ग्रह हैं, है ना। तो ये जो 8 ग्रह हैं ना, ये सूरज के पकड़ में आ गए। लेकिन सूरज ने इन पर फोर्स तो लगाया, खींचा तो, ग्रेविटेशन फोर्स जिसे कहते हैं ना, सूरज ने इनको खींचा तो अपनी ओर, लेकिन ये खिंचाव इतना ज़्यादा ना था इन चट्टानों पर कि सूरज में समा जाती। क्यों ना था? क्योंकि ये सूरज से बाहर या दूर भागने की कोशिश कर रही थी। ये जो चट्टानें थी, जब हमारा यूनिवर्स बना और धीरे धीरे ठंडी होने लगी, सिकुड़ने लगी, तो ये सूरज से दूर भागने की कोशिश कर रही थी। सूरज इन्हें अपने पास खींचने की कोशिश कर रहा है। तो नतीजा ये हुआ कि ये सूरज के चारों ओर ही घूम रही है। अब ये सूरज को अपनी ओर खींच रही है, सूरज इन्हें अपनी ओर खींच रहा है ना। कहते हैं ना गुरुत्वाकर्षण बल। ये जो चट्टानें हैं सूरज को अपनी ओर खींच रही हैं और सूरज भी इन्हें अपनी ओर खींच रहा है। नेट रिजल्ट ये आ रहा है कि ये चट्टानें हैं सूरज के चारों ओर घूमने लगी, जिन्हें आज हम कहते हैं ग्रह, प्लेनेट। समझ रहे ना? अब बात ये आती, समझ गए ना ग्रह किस तरह से बने? अब बात ये आती है उपग्रह। तारा क्या है? ऐसी चट्टान जो अपनी रोशनी से चमक रही है। ग्रह क्या है? ऐसी चट्टान जो अपनी रोशनी से नहीं चमक रही है। लेकिन और भी कंडीशंस हैं ग्रह होने के लिए। तो अब बात ये आती है, तारा आप समझ गए, ऊपर आसमान में, ब्रह्मांड में, कायनात में, सृष्टि में ऐसी चट्टान जो अपनी रोशनी से चमक रही है। ठीक है। अब इस तारे के चारों ओर कोई चट्टान घूम रही है तो उसे हम कहते हैं ग्रह। क्या कहते हैं? ग्रह या प्लेनेट। अब इस ग्रह या प्लेनेट के चारों ओर कोई दूसरी चट्टान घूम रही है तो उसे उसका उपग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी किसके चारों तरफ घूम रही है? सूरज के। और पृथ्वी के चारों ओर कौन घूम रहा है? चांद, है ना। मंगल किसके चारों ओर घूम रहा है? सूरज के। और मंगल के चारों ओर कौन घूम रहे हैं? फोबोस और डीमोस, है ना। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? शनि के। अब सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हो गए? शनि या सैटर्न के हो गए। अब पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों ओर घूम रही है, सूरज तारा है, पृथ्वी हो गया ग्रह। और पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा चंद्रमा, तो वो हो गया पृथ्वी का उपग्रह है, सैटेलाइट। ठीक है। तो ऐसी चट्टान जो अपनी रोशनी से नहीं चमकती है, किसी ग्रह के चारों ओर घूमती, उसे हम कहते हैं उपग्रह या सैटेलाइट। ओके। अब आप देखें कि जैसे हमारा तारा है ना सूरज, या हमारा ग्रह पृथ्वी, इस संसार में बहुत सारे तारे और ग्रह हैं। अब पूरा का पूरा उन सभी का समूह वो कहलाता है ब्रह्मांड। क्या कहलाता है? ब्रह्मांड। अब उस ब्रह्मांड को हमने अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, जिसको हम नाम देते हैं आकाशगंगा। क्या नाम देते हैं? आकाशगंगा। मैंने यहाँ लिखा भी होगा, ठीक है ना। उससे पहले मैंने यहाँ लिखा है नक्षत्र। ये देख रहे हैं आप ना, नक्षत्र। तो नक्षत्र जो होता है वो अनेक तारों का समूह होता है, जो खास आकार में ऊपर ऐसा नहीं कि अब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक खास आकार में ऊपर आसमान में व्यवस्थित होते हैं। ऐसा नहीं कि जुड़े होते हैं, एक खास आकार में ऊपर आसमान में व्यवस्थित होते हैं। नक्षत्र जो है वो तारों का समूह है। उसके बाद आ गया गैलेक्सी। गैलेक्सी जो है वो अनगिनत तारों का समूह है। इस ब्रह्मांड में अनगिनत तारों का समूह है गैलेक्सी। अब कैसे कहेंगे साहब ये गैलेक्सी है? देखो ऐसे कहेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं, है ना, इसकी जरूरत नहीं है अब। इसकी जरूरत नहीं है।
बहुत सारे तारे हैं ये। एक मिनट रोक देना सर, इसको समय लगेगा बनाने में। तो अब आप देखें, मैंने यहाँ पर एक ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं बहुत सारे स्टार बना रखे हैं, और उसके बाद उसके बीच में यहाँ रेड कलर से कुछ मैंने स्पॉट्स बना रखे हैं या डॉट बना रखे हैं। अब ये जो रेड कलर है ना, ये खास जगह है जिसके चारों ओर रहते हुए आसपास के जो तारे हैं घूम रहे हैं। ये इसके चारों ओर घूम रहे हैं, ये इसके चारों ओर घूम रहे हैं, ये इसके, इसी तरह से ये इसके, ये सारे तारे इसके, ये सारे तारे इसके, ये सारे तारे इसके, ये इसके चारों ओर, ये इसके चारों ओर, ये इसके चारों ओर घूम रहे हैं। यहाँ पर भी मान लीजिए कोई एक तारा है, कोई एक तारा नहीं, सॉरी फिर से बताऊँ, कोई एक फोकस है जिसके चारों ओर ये घूम रहे हैं। आप देख रहे हैं मैंने जो ब्लू कलर से ये मैंने सब घेरे हैं, ब्लू कलर से जो घेरे हैं ये सारे के सारे तारे हैं, छोटे बड़े तारे हैं। इसमें बहुत सारे प्लेनेट भी हो सकते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात, और भी बहुत सारे जो है कि आकाशीय पिंड हो सकते हैं। इन सबको मैंने नाम दिया है आकाशगंगा। जैसे मैं इसको एक को डार्क कर देता हूँ, यहाँ पर बीच में आप जो देख रहे हैं ना, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ जो आपको क्लियर दिखाई दे। इसको मैंने नाम दे दिया आकाशगंगा। अब आकाशगंगा का ये फोकस है, ये जो है आकाशगंगा का फोकस है, ठीक है। अब वो सारे तारे जो इसके चारों ओर घूम रहे हैं वो इस एक आकाशगंगा या गैलेक्सी का हिस्सा है, ठीक है। ये गैलेक्सी 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये अलग अलग गैलेक्सीज हैं। 11 ये अलग अलग गैलेक्सीज हैं। गैलेक्सी का मतलब ये है कि वो सारे के सारे तारे, वो सारे के सारे तारे जो किसी एक ही फोकस, किसी एक ही सेंटर के चारों ओर घूम रहे हैं, बस उसे हम नाम देंगे गैलेक्सी या आकाशगंगा। तो इस कायनात में या इस यूनिवर्स में अनगिनत आकाशगंगाएं हैं, समझ रहे बेटा। इस ब्रह्मांड में ऐसी अनगिनत आकाशगंगाएं या गैलेक्सीज हैं, इंग्लिश में गैलेक्सी बोल देते हैं। गैलेक्सी आकाशगंगा का मतलब क्या हुआ, ऐसे तारों का समूह जो किसी एक ही फोकस के चारों ओर घूम रहे हैं। ये सारे के सारे इसके, ये सारे इसके, ये सारे इसके चारों ओर घूम रहे हैं। इसको हम कहते हैं गैलेक्सी, समझ गए, क्या कहते हैं, गैलेक्सी। अब देखो, अब इसका अलग सीन है। अब इसी गैलेक्सी में जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसकी बात हम करें, इसकी बात कर लेते हैं, ये गैलेक्सी है, ठीक है ना। अब मान लीजिए हमारी गैलेक्सी है जिसको हमने नाम दिया है मंदाकिनी। क्या नाम दिया है, ये हमारी गैलेक्सी है जिसको हमने नाम दिया है मंदाकिनी। अब इसमें अनेक तारामंडल हैं, इसमें अनेक तारामंडल हैं। अब समझ गए ना, इसको मैं मिटाऊंगा, इसको मैं इरेज करूंगा, साफ करूंगा। ये बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, समझ गए। गैलेक्सी ये सब, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, कायनात है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। और ब्रह्मांड असीम है। असीम पता क्यों है, इसका कोई और छोर नहीं है, एक बात। और दूसरी बात, हब्बल ने सिद्ध किया कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। आकाशगंगाएं जो हैं बड़ी तेजी से एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ब्रह्मांड या यूनिवर्स जो है लगातार फैल रहा है। तो ये सारा का सारा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के अंदर क्या है, आकाशगंगाएं हैं, ठीक है ना। रुकिए सर, तो अब मैंने आपको बताया कि हमारे ब्रह्मांड में अनगिनत गैलेक्सी या मंदाकिनी है। गैलेक्सी या मंदाकिनी का मतलब क्या है, तारों का समूह, तारों का समूह, यानी कि इसमें बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारे तारे हैं। जैसे ये सन है ना तारा, इसी तरह से इसमें बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत सारे उपग्रह हैं। हमारी इस गैलेक्सी में बहुत सारे तारे हैं। जैसे सूरज हमारा तारा है, उसी तरह से बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत सारे उपग्रह हैं, अनगिनत, जिन्हें आप गिन नहीं सकते। अब होता यह है कि ये जो आप देख रहे हो ना, सूरज या सन, ये जो देख रहे हो आप सूरज या सन, इसके असर में इसका जो असर है या इसका जो ग्रेविटेशन है वो यहाँ तक फैला हुआ है चारों तरफ। यानी कि ये इस दायरे तक के आसपास की जो भी बॉडीज हैं ऊपर आसमान में, छोटी या बड़ी, उनको अपनी ओर खींच रहा है, उन पर ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो, चाहे वो कोई ग्रह हो या कोई तारा हो, समझ रहे ना, या कोई उपग्रह हो, ये भी सूरज को अपनी ओर खींच रहे हैं। तो रिजल्ट ये आता है कि ये सूरज के चारों ओर घूमने लगते हैं, सूरज की चारों ओर परिक्रमा करने लगते हैं। तो अब देखो, ब्रह्मांड में अनेक गैलेक्सी, और गैलेक्सी में हमारे सूरज की तरह अनेक तारे, और उन तारों के चारों ओर घूमने वाले अनेक ग्रह और उपग्रह। तो उसी तरह से जो हमारा तारा है, इसके चारों ओर बहुत सारे ग्रह उपग्रह घूमते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी घूमती है। तो इसी को हम कहते हैं तारामंडल। और हमारे तारे का नाम क्या है, सूरज, तो इसलिए हम नाम देते हैं इसको सौरमंडल, ये सोलर सिस्टम, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारे तारे हैं जिनके चारों ओर बहुत सारे ग्रह उपग्रह घूम रहे हैं। हमारा भी तारा है सूरज, जिसके चारों ओर बहुत सारे ग्रह उपग्रह घूम रहे हैं, इसलिए इसको हम नाम दे देते हैं सौरमंडल या सोलर सिस्टम।
सौरमंडल या सोलर सिस्टम, ये नाम दे देते हैं हम इसको। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? तारामंडल। ठीक है, तो हमारे तारामंडल का नाम क्या है? सौरमंडल, क्योंकि हमारे तारे का नाम क्या है जो सेंटर में है उसका नाम है सूरज। तो ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में अनेक गैलेक्सीज और गैलेक्सीज में अनेक तारामंडल। ठीक है ना, उस तारामंडल में बहुत सारे ग्रह। हमारे तारामंडल का क्या नाम है? सौरमंडल। अच्छा, जो हमारा सौरमंडल है ना, हमारा जो सोलर सिस्टम है, उसका जो टोटल मास है उसका लगभग 99% अकेले सूरज में है, अकेले सन में। ठीक है, अब इस सन से जो हीट और रोशनी निकल रही है वो इन सभी को मिल रही है। कोई बहुत ज़्यादा ले रहा है हीट और रोशनी क्योंकि बहुत नज़दीक है, तो कोई बहुत कम ले रहा है क्योंकि बहुत दूर है। जैसे अरुण और वरुण है ना, ठंडे ग्रह हैं, यहाँ पर गर्मी आती तो है लेकिन हमेशा ये बर्फ़ के गोले की तरह बने रहते हैं। जैसे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर सूरज की गर्मियों को खास असर नहीं होता, वैसे यहाँ पर नहीं होता। तो समझ गए आप लोग? हैं, समझ गए क्या होता है ब्रह्मांड, है ना? क्या होता है आकाशगंगा, और आकाशगंगा के बाद तारामंडल क्या होता है? कई किताबों में आकाशगंगा को हमने नाम दे दिया है क्या? मंदाकिनी। ऐसा नहीं है, हमारी जो गैलेक्सी है, हमारी जो आकाशगंगा है, उसका नाम है मंदाकिनी। इस ब्रह्मांड में बहुत सारी क्या हैं? आकाशगंगाएं। हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम है मंदाकिनी। ध्यान रखना, उसका नाम है मंदाकिनी। और उस मंदाकिनी का आकार कैसा है ना? सुनते हो ना स्पाइरल बाइंडिंग, खूब चलन चल रहा है ना स्पाइरल बाइंडिंग। तो स्पाइरल कैसी होती है? वो ऐसे करके तो होती है बाइंडिंग, स्पाइरल बाइंडिंग, जैसे सांप लहरा के चलता है ना। तो हमारी जो गैलेक्सी है जिसका नाम है मंदाकिनी, उसका आकार कैसा है? सांप की तरह। ठीक है, और नक्षत्र क्या है? हमारी गैलेक्सी यानी कि मंदाकिनी में एक खास शेप में व्यवस्थित तारों का समूह, उसे हम कहते हैं नक्षत्र। तो अगर आपको समझ में ना आया हो तो इसको दोबारा चला करके देख लेना। ठीक है, 1 मिनट रोक देना सर, मैं आगे चलूँ। अब हम आ गए यहाँ पर, हम देखते हैं कि भाई तारा और ग्रह में क्या अंतर होता है, तारे में और ग्रह में अंतर क्या होता है। देखो, मैंने यहाँ पर साफ साफ लिखा भी है और मैं आपको एक एक करके समझा भी देता हूँ। तारा जो होगा वो गैस और धूल का मिश्रण है आमतौर पर, चट्टानें भी हो सकती हैं उसमें, लेकिन कॉमनली आमतौर पर ये गैस और धूलों का मिश्रण होता है तारा। जैसे मिट्टी का ढेला होता है ना, तो उसमें क्या है? मिट्टी के ढेले में क्या क्या होता है बेटा? मिट्टी का ढेला समझते हो ना? किस से बना? उसके अंदर क्या क्या होता है? उसमें बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, उसमें हवा भी होती है, उसमें नमी भी होती है ना? उसमें कीचड़ भी है, बालू भी है, समझ गए? तो उसी तरह से बहुत सारी धूल और गैसों का मिश्रण क्या है? तारा। और ग्रह क्या है? आमतौर पर चट्टानों का मिश्रण है। ठीक है, तारे का जो आकार है वो अनिश्चित है, अनियमित है, इरेगुलर समझते हो? देखो, ये जो है ना, ये रेगुलर है, नियमित इसकी जो सरफेस है, चाहे ले लो ये सर्किल की तरह है, ये सिलेंडर की तरह है ना? तो इसकी सरफेस या इसकी सतह क्या है? नियमित है, रेगुलर है। लेकिन इसको अगर आप देखोगे, है ना, तो ये क्या हो गई? इरेगुलर हो गई, अनियमित आकार हो गया, इसका कोई आकार है ही नहीं। ठीक है साहब, तो इसका जो आकार हो गया वो क्या हो गया? अनियमित हो गया। तो उसी तरह से तारे का जो आकार होता है वो अनियमित होता है, और ग्रह जो होता है वो लगभग गोल होगा, या तो गोल होगा या लगभग गोल होगा। जो ग्रह होगा ना वो या तो गोल होगा या लगभग गोल होगा। ठीक है, अब जो तारा है ना, साइज में छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है। तारा जो है आकार में छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है, और ग्रह जो होता है वो पर्याप्त बड़ा होता है। अब यहाँ मैंने पर्याप्त बड़ा क्यों लिखा है? पर्याप्त बड़ा इसलिए लिखा है कि वो इतना छोटा भी ना हो कि उसके आसपास के कोई तारा या ग्रह है उसे अपनी ओर खींच ले ग्रेविटेशन की वजह से, और इतना बड़ा भी ना हो कि उसमें इतना ज़्यादा ग्रेविटेशन हो जाए कि वो अपने आसपास के ग्रहों के तारों को अपनी ओर खींच ले। ठीक है ना, तो पर्याप्त बड़ा होना चाहिए। तो इतना छोटा भी ना हो कि किसी और की खींच जाए, किसी और की खींच के चला जाए, और इतना छोटा भी ना हो कि किसी और की तरफ को खींच के चला जाए, और इतना बड़ा भी ना हो कि आसपास जो कुछ भी है सबको अपनी ओर खींच ले। हालांकि पृथ्वी चांद को अपनी ओर खींच रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा शक्ति से नहीं कि चांद पृथ्वी पर आकर के गिर जाए। ठीक है ना, तो उसका आकार जो है पर्याप्त बड़ा होना चाहिए। अब तारे जो हैं, सबसे महत्वपूर्ण अंदर जो है तारे और ग्रहों में, कि तारों का होता अपना प्रकाश, इल्यूमिनस होते हैं, अपनी रोशनी से चमकते हैं, और ग्रह जो होते हैं वो अपने आसपास के किसी तारे की रोशनी से चमकते हैं। हमें रोशनी किससे मिल रही है? सूरज से मिल रही है ना। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब तारे का रंग, कहते हैं ना भाई बड़ा चमकीला तारा है, बड़ा चमकीला तारा है। जैसे आप देख रहे हो ना, जो बुध ग्रह, ईद का चांद देखा, ईद आने वाली है अभी, ईद का चांद देखोगे तो ईद का जब चांद देखोगे इस साइड में दक्षिण पश्चिम दिशा में, तो सबसे पहले आपको एक तारा दिखाई देगा चमकीला सा, है ना? वो एक्चुअली शुक्र ग्रह है। उसकी चमक की वजह यह है कि बहुत ही गर्म ग्रह है वो, इसलिए चमकीला दिखाई देता है। जो तारा जितना ज़्यादा चमकीला होगा उसका टेम्परेचर उतना ज़्यादा होगा। तारे का रंग या तारे की चमक किसे बताता है? उसके टेम्परेचर को।
जो तारा धुंधला होगा वो थोड़ा ठंडा होगा, जो जितना ज़्यादा चमकीला ब्राइट होगा वो उतना ज़्यादा गर्म होगा। समझ रहे ना? तो तारे का रंग चमक किसको बताता है? उसके टेम्परेचर या ताप को। जितना चमकीला तारा होगा उतना ही ज़्यादा वो गर्म होगा। ठीक है, फिर मैंने क्या लिखा है? अच्छा, ग्रह जो होते हैं ना वो किसी तारे के चारों ओर घूमते हैं। तारा जो होगा ना, तारा स्टार, वो हो सकता है किसी दूसरे तारे की ओर घूम रहा हो, लेकिन ग्रह जो होते हैं वो किसी ना किसी तारे के चारों ओर ही घूमते हैं। ठीक है, अब यहीं पर मैंने लिखा है क्षुद्र ग्रह, बौने ग्रह या ड्वार्फ ग्रह। अब इस ब्रह्मांड में, इस कायनात में बहुत सारी चट्टानें ऐसी हैं जो किसी तारे के चारों ओर घूम रही हैं, लेकिन हम उन्हें ग्रह नहीं कहते। वजह क्या है? वो बहुत बड़े होंगे या बहुत छोटे होंगे एक, लेकिन सबसे ख़ास वजह यह है ग्रह के लिए कि कोई भी प्लेनेट या ग्रह किसी भी तारे या किसी भी ग्रह या अन्य किसी चट्टान के रास्ते को ना काटता हो। भूगोल की भाषा में रास्ते को हम कहते हैं कक्षा या ऑर्बिट। ये मैंने आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ाया था, उसमें बताया था। कक्षा, पृथ्वी कक्षा का मतलब क्या है? वो रास्ता जिस पर होकर के पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, कक्षा या ऑर्बिट। ठीक है ना? ठीक है, चंद्रमा की कक्षा क्या हो गई? वो रास्ता जिस पर होकर के चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो कोई भी ग्रह अगर किसी दूसरी चट्टान की, ग्रह की, उपग्रह की, तारे की, क्षुद्र ग्रह की, है ना, धूमकेतु की रास्ते को काटता है, कक्षा को काटता है, तो वो ग्रह नहीं होगा। इसीलिए जो यम ग्रह था ना, यम ग्रह जो है वो वरुण ग्रह की कक्षा को 176 साल में एक बार काटता है, उसके रास्ते में आ जाता है, टकराता नहीं है। जो वरुण का जो रास्ता है उस रास्ते से होकर के 176 साल में एक बार गुजरता है, इसलिए यम को ग्रह की कक्षा से निकाल दिया। उसे नाम हमने दे दिया क्षुद्र ग्रह या बौने ग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट। तो ऐसे ग्रह जो किसी आसमान में, ब्रह्मांड में किसी दूसरे ग्रह, उपग्रह, तारे या किसी भी चट्टान के रास्ते को काटते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं क्षुद्र या बौने या ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? चलें आगे। अब तारे की ऊर्जा क्या सोर्स है? कहते हैं नाभिकीय संलयन। कहते हैं ना, हाइड्रोजन बम का सिद्धांत क्या है? नाभिकीय संलयन। परमाणु बम का सिद्धांत क्या है? परमाणु नाभिकीय विखंडन। तो जो दो न्यूक्लियस जब टूटते हैं तो टूटने के बाद उनमें बहुत सारी गर्मी, रोशनी और रेडिएशन निकलता है, उसे हम कहते हैं एटम बम। ठीक है, और जब दो एटम या दो न्यूक्लियस आपस में जुड़ते हैं, संलयित होते हैं, तो उस प्रोसेस में भी इतनी ही गर्मी, रोशनी और रेडिएशन निकलता है। इसको हम कहते हैं नाभिकीय संलयन। समझ रहे ना? तो अब जो तारे होते हैं ना, तारों, कहते हैं ना तारों में ऊर्जा का सोर्स क्या है? तो हाइड्रोजन है। तारों का ईंधन क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के दो एटम आपस में मिलते हैं, हीलियम बनाते हैं, इसे कहते हैं नाभिकीय संलयन। किस नाभिक का संलयन हुआ है? हाइड्रोजन नाभिक का संलयन हुआ है। हाइड्रोजन के दो एटम आपस में जुड़े और उन्होंने क्या बना दिया? उन्होंने हीलियम बना दिया, नाभिकीय संलयन हो गया। तो तारे की ऊर्जा का या तारे के अंदर गर्मी और रोशनी जो है उसका सिद्धांत क्या है? नाभिकीय संलयन। और तारे का ईंधन क्या है? हाइड्रोजन। ध्यान रखना, हीलियम नहीं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपस में मिलती है, हीलियम बनाती है, वो तारे का ईंधन है। ठीक है, आगे चलें। तो गैलेक्सी की बात हो गई, तारामंडल की बात हो गई, मंदाकिनी की बात भी हो गई। मंदाकिनी का आकार क्या है? स्पाइरल यानी कि सर्पिलाकार, है ना। अब मिल्की वे क्या है? अब खैर अब तो अपने यहाँ दिखता ही नहीं है ऐसा, लेकिन कभी हमारे बचपन में दिखता था कि ऊपर आसमान में जब छत पर लेटे हैं तो तारों की ना दूधिया चादर सी, दूधिया पट्टी सी और दूधिया चादर सी दिखती थी। अब भी आप चले जाइए कहीं पहाड़ों में, निर्जन पहाड़ों में, घने जंगलों में, आसमान साफ़ हो तो आपको आसमान में जगह जगह जो हैं चमकीले तारों का समूह दिखाई देगा, जैसे कि जो है कि चांदी जैसी चमक बिखेरे हुए, जैसे कि चादर बिछी पड़ी हो। उसी को हम कहते हैं मिल्की वे या दुख्त मेखला। इसको रात में दिखाई देने वाली तारों की दूधिया पट्टी। कई लोग नक्षत्र और मिल्की वे में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत वहाँ पर नहीं। बिग बैंग सिद्धांत। अब ये बिग बैंग प्रिंसिपल या बिग बैंग सिद्धांत क्या है? बिग बैंग प्रिंसिपल या बिग बैंग सिद्धांत ये है कि ये कहा गया कि साहब ये हमारा जो ब्रह्मांड है या जो कुछ भी कायनात, जैसे मैं बताया ना मैंने आपको, ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी गैलेक्सी, जो गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे तारामंडल, उसके अंदर बहुत सारे ग्रह उपग्रह, तो ये जो कुछ भी था सब कुछ एक साथ सिमटा हुआ था, सब कुछ एक साथ सिमटा हुआ था। जैसे आज आप देखते हो ना पृथ्वी, इस पर आप यकीन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिद्ध हो चुका है कि आप जो बहुत सारे महाद्वीप देखते हो अपने ग्रह पर, बहुत सारे महासागर देखते हो, ये सब आपस में जुड़े हुए थे। पृथ्वी के जो चट्टानी हिस्से हैं, जितने ही महाद्वीप हैं, सब आपस में जुड़े हुए थे, और जितना भी समुद्र है वो भी आपस में जुड़ा हुआ था। बीच में चट्टानें थी और चारों तरफ जो था वो पानी था। फिर भूकंप आए और बहुत सारी जो है प्रोसेस हुए, जिसकी वजह से महाद्वीप जो है तो वो अलग अलग हो गए।
एशिया बन गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया बन गया। तो जिस तरह से हमारे प्लेनेट पे, हमारी पृथ्वी ग्रह पर ये सारे के सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, उसी तरह से इस ब्रह्मांड में ये जितना भी पदार्थ आप देख रहे हो ना ऊपर, पदार्थ माने जो भी चीज़ें आप देख रहे हो, तारा ग्रह वगैरह, सब आपस में जुड़े हुए थे और इतना सिमट गए थे कि एक जो मटर का दाना होता है, अंटे या कंचे का जो गोली होती है ना, उस शेप में ये सिमटे हुए थे। बाद में इसमें बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, उस गर्मी और ताप को, इस सिकुड़न को ये सह ना पाया, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। उस विस्फोट के बाद ये आप जो देख रहे हो ना, आप ये सारा का सारा ब्रह्मांड बना है। इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी या बिग बैंग प्रिंसिपल। इसके लिए अलग से क्लास देंगे आपको कि बिग बैंग होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो ये घटना कब हुई है बिग बैंग की? आज से 10 से 15 अरब वर्ष पहले, यानी कि ब्रह्मांड कब बना है? आज से 10 से 15 अरब वर्ष पहले बना। आमतौर पर कहते हैं कि ब्रह्मांड की जो उम्र है वो लगभग 12 अरब साल की है, या सूरज की उम्र कितनी है? 12 अरब साल की है। ये सिद्धांत सबसे पहले दिया था जॉर्ज लेमेथियर ने, जिसको आप कहते हो बिग बैंग प्रिंसिपल। अच्छा, अब देखें कोई तारा या स्टार कैसे मरता है, कैसे ब्लैक होल में बनता है, कैसे पल्सर या कैसे न्यूट्रॉन तारा में बदलता है, इसकी बात हम लोग आपसे करेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट में बस इतना ही। थैंक यू।